नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं, लेकिन उनकी यात्रा का हर दिन किसी न किसी खबर या कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है। पहले दिन जब वो कलकत्ता जाते हैं तो किस तरीके से मिशनरीज ऑफ चैरिटी में जाते हैं, तो उसे भारत का जो नया एफसीआरए कानून है उससे जोड़कर देखा गया। फिर अगले दिन जब उनकी एम्बेसी में एक कार्यक्रम होता है जब अमेरिका की आजादी का 250वां वर्ष मनाया जाता है, तो वहां एक सवाल पूछ लिया जाता है और इस सवाल से ऐसी कंट्रोवर्सी उठती है कि अमेरिकन एम्बेसी को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ता है और लोग उस सवाल के जो मार्को रूबियो के जवाब हैं उसे इस बात से जोड़कर देखने लगे कि क्या मार्को रूबियो ने अनजाने में डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बोल दिया है। उस पर तो चर्चा करेंगे ही, और क्या भारत और अमेरिका के संबंध यहां से किस दिशा में जाएंगे उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जो लेटेस्ट नई खबर आई है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्को रूबियो जब भारत आते हैं और जैसे ही उनकी फ्लाइट लैंड होती है तो भारत में वापस से आईजीआई जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर जीपीएस स्पूफिंग हो जाती है और जयशंकर ने किस तरीके से एम्बेसी के अंदर जाकर, यूएस की एम्बेसी में जाकर एक मास्टर क्लास ली मार्को रूबियो के सामने और यह दर्शा दिया कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर कितना सजग है और भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये स्पष्ट कर दिया। और ये जवाब है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ट्रंप के सामने मोदी नहीं बोलते। साहब एम्बेसी में जाकर बोल रहे हैं, और क्या जवाब चाहिए। पहले बात जीपीएस स्पूफिंग की। जीपीएस स्पूफिंग पिछले साल नवंबर में भी भारत में हुई थी। तब लगभग भारत के जो 5 एयरपोर्ट हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जयपुर और शायद लखनऊ था 5वां, इन 5 एयरपोर्ट के ऊपर जीपीएस स्पूफिंग हुई थी। सबसे पहले समझ लेते हैं जीपीएस स्पूफिंग है क्या। जब कोई प्लेन हवा में उड़ता है तो वो किस दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है, उसमें पायलट ये नहीं होता खिड़की से बाहर गर्दन निकाल के वो झांके कि भैया अच्छा जयपुर आ गया है, मुंबई आ गया है, कलकत्ता, ऐसे नहीं होता। बाकायदा उसके सामने एक स्क्रीन लगी होती है। उस स्क्रीन के ऊपर प्लेन की क्या एल्टीट्यूड है, कितनी डायरेक्शन, किस स्पीड पर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब कुछ उसके सामने होता है। एक तरीके से मैप होता है और उस मैप के माध्यम से ही वो ये जान पाता है कि मैं सही दिशा में हूं, कितनी ऊंचाई पर हूं, कितनी स्पीड पर हूं, मुझे किस टाइम लैंड करना है, किस तरीके से करना है। अब अगर एक्सटर्नली उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ये जीपीएस स्पूफिंग है। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, जीपीएस जैमिंग और जीपीएस स्पूफिंग। जैमिंग का तो ये मतलब है कि आपको स्क्रीन पे दिखना ही बंद हो जाए, आपको पता ही नहीं आप कहां जा रहे हैं। ऐसा है कि जैसे अंधेरे में किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और उसे पता नहीं है मुझे कहां जाना है, वो स्थिति है, वो है जीपीएस जैमिंग। वो होती है वॉर जोन के अंदर, कहीं लड़ाई चल रही है, यूक्रेन में चल रही है, कहीं भी चल रही है, तो जीपीएस जैम हो जाते हैं कि भैया जो विपक्षी है उसका प्लेन, मिसाइल जो भी आए उसे पता ना हो कि हमें कहां जाना है। एक होता है जीपीएस स्पूफिंग, कि आप उस नक्शे के ऊपर एक गलत नक्शा सुपर इंपोज कर दें, उसके ऊपर दूसरा नक्शा रख दें। कि मान लीजिए प्लेन है दिल्ली के अंदर, उसे दिखे मैं नोएडा पे हूं, है मान लीजिए वो पटना में, उसे दिखे मैं लखनऊ पे हूं, है वो अमृतसर में, उसे लगे मैं लाहौर के ऊपर उड़ रहा हूं। ये होता है जीपीएस स्पूफिंग। यानी आप प्लेन, आपको नक्शा दिख रहा है लेकिन आपको वो नक्शा बिल्कुल ही अलग दिख रहा है और आपको पता भी नहीं लगेगा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये होता है जीपीएस स्पूफिंग। और पिछले साल नवंबर में ये भारत के 5 एयरपोर्ट पे हुआ था और लगभग भारत की 800 से 1000 फ्लाइटें ऐसी थी जो इसकी वजह से डिस्टर्ब हुई थी। मैं भी उस समय शायद जयपुर जा रहा था, मेरी फ्लाइट भी लगभग 5-6 घंटे उसमें डिले हो गई थी। तो कम से कम मैंने प्रत्यक्ष रूप से वो देखा है। पूरा ऑपरेशन ठप हो जाता है या कम से कम वो स्लो हो जाता है। कुछ वैसा ही हुआ जो मार्को रूबियो जब भारत में लैंड करते हैं उसके कुछ ही समय बाद दिल्ली का जो आईजीआई एयरपोर्ट है उस पर भी जीपीएस स्पूफिंग होती है। लगभग 10 से 12 एयरक्राफ्ट ऐसे थे, इसकी इंटेंसिटी इस बार कम थी, पिछली बार ज्यादा थी। 10 से 12 एयरक्राफ्ट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे। और दिल्ली में होता यह है कि जब कोई 2 प्लेन होते हैं वो लगभग 3 नॉटिकल माइल के दूरी पर होते हैं, कहीं आपस में कोई टकरा ना जाए, कुछ ना हो, उनमें एक अंतर होता है। इस बार वो 5 था, यानी अपनी जो दिशा थी उससे कहीं अलग थे वो। तो ये जीपीएस स्पूफिंग करने का प्रयास यहां किया गया। जब पिछली बार किया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भैया भारत सरकार हो सकता है कोई टेस्ट कर रही हो। साहब इतने हाईली कंजेस्टेड जोन में कोई सरकारें टेस्ट नहीं करती हैं जहां हर घंटे कहीं सौ फ्लाइटें उतर रही हो या चढ़ रही हो। ये इतनी आसानी से नहीं होता। दिल्ली के एयरपोर्ट पे हर घंटे लगभग 42 फ्लाइटें उतरती हैं।
लगभग मोटा मोटा 800,000 का डेली का आंकड़ा बैठता होगा। तो कोई सरकारें अगर कहीं करना है तो कोई एक डेजिग्नेटेड जोन बनाकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो चेक कर सकती है। तो किया किसने? तो इसमें जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं वो है रशिया, चाइना, पाकिस्तान और यूएसए। अब रशिया क्यों करेगा, इसकी संभावना तो बहुत ही कम है। रहा यूएस, अब कहा यह जा रहा है कि भैया संभवतः यूएस ने यह कराया हो कि मैसेज देना हो भारत को। अब सवाल यह है कि मार्को रूबियो भारत आया ही इसलिए है, इतनी अर्जेंट तरीके से यहां पर उस तरीके से उसको भेजा गया है क्योंकि जो ट्रंप की चाइना विजिट थी वो तो फेल हो गई। अब उसे यह लगता है कि भारत से ही शायद कुछ हो सकता है, भारत के साथ ही कोई मांडवाली की जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जब कहीं तुम्हारा हाथ थोड़ा नीचे हो या कम से कम जितना पहले ऊपर था उतना ना हो, तो तुम इस तरह की चीजें करोगे, इसकी संभावनाएं कम है। अब दूसरा सस्पेक्ट है चाइना। तो भैया चाइना पे टेक्नोलॉजी तो निश्चित तौर पर है, लेकिन क्या उसके पास वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है, वो मैन पावर है जो ग्राउंड पे इस चीज को एग्जीक्यूट कर सके? क्योंकि इसके लिए हार्डवेयर चाहिए। अब चाइना में, बीजिंग में, शंघाई में या किसी और जगह बैठकर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। आपको उस प्रेमाइसिस के आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में आपको वहां पर हार्डवेयर चाहिए। तो वो हार्डवेयर नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी है चाइना के पास। चौथा सस्पेक्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास वो मैन पावर हो सकती है। आपने देखा भारत में किस तरीके से पाकिस्तान के कितने सारे एजेंट भैया यहां पर बैठकर सीसीटीवी लगा रहे थे, सोलर पावर्ड, पता भी ना लगे, दिल्ली में, पुणे में, अलग अलग जगह। लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना मिल जाएं तो भैया टेक्नोलॉजी भी है और मैन पावर भी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब असल में इसके पीछे कौन है, कौन कर रहा है, क्या भारत में से कोई 0.5 फ्रंट है, कैसे है, वो तो निश्चित तौर पर एजेंसीज बताएंगी, एनएसए बताएंगे या रॉ, आईबी, जो भी एजेंसीज में लगी है वो बता सकते हैं। और ये इन्वेस्टिगेशन की बात है और खबर अभी बहुत लेटेस्ट है, अभी 2 बजे छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो अगर ये दोनों मिल गए तो क्या इन दोनों ने एग्जीक्यूट किया है? और ये इसलिए भी संभवतः ये सबसे आसान कंक्लूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो चाइना का एम्बेसडर है भारत के अंदर, उसने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें कहा था कि भैया ऐसा है, अगर भारत और अमेरिका बहुत खास पास आएंगे और खास हो जाएंगे तो चाइना उससे सहज नहीं है। और ट्रंप की जिस तरीके से विजिट हुई है और ट्रंप भारत को चाहता है, एक फोन कॉल भी किया, उस पर भी चर्चा करूंगा। तो अब यह भी सवाल उठता है कि और इसी समय शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी चाइना के अंदर है। तो भैया वो दोनों वहां मिल रहे हैं, ट्रंप को भारत की जरूरत है, बहुत सारा कुछ है। हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को असर्ट करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, मैं मजबूत हूं, मेरी जरूरत है। भारत को लगता है कि अमेरिका से ये निकलवाना है ज्यादा से ज्यादा, अमेरिका को लगता है भारत से ये निकलवाना है, चाइना ये चाहता है कि ये दोनों साथ ना आ जाए, अमेरिका चाहता है कि भारत को चाइना के खिलाफ यूज करे। हर कोई अपना अपना हित देख रहा है। और इस सब में फिजिकल ग्राउंड एग्जीक्यूशन में कई बार आपको मैसेजिंग भी देनी होती है। तो क्या ये चाइना की मैसेजिंग भारत और अमेरिका दोनों को है कि भैया ना अमेरिका वाले सुरक्षित हैं और भारत में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी है। वैसे कोई प्लेन उड़ता है वो मात्र जीपीएस के भरोसे नहीं उड़ता, और बहुत सारे बैकअप में मैकेनिज्म होते हैं, उन सबको भी देखकर वो उड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही तबाही मच जाएगी और प्लेन गिरने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। बैकअप मैकेनिज्म बहुत कुछ होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी मैकेनिज्म है आपको सबटाज कर रहे हैं, तो आप वो ये दर्शा रहे हैं कि हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है और हम किस हद तक आपके सिस्टम में घुस चुके हैं, ये बताने का प्रयास होता है, मैसेजिंग है। लेकिन भारत की जो एजेंसीज हैं वो भी जो डायरेक्शन फाइंडिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके माध्यम से उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि दरअसल हो कहां से रहा है। क्योंकि इसको करने के लिए हार्डवेयर आपको चाहिए, आप मात्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं हो सकता, फिजिकल सेटअप चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं उसके कुछ किलोमीटर के दायरे में वो फिजिकल सेटअप था जिसके माध्यम से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कम से कम मार्को रूबियो के पीछे तो भारत टेस्ट नहीं करेगा कि भाई मार्को रूबियो आया, चलिए इसे एक टेस्ट करके दिखाते हैं हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो निश्चित तौर पर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सस्पिशन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरीके से भारत का जो नाविक का जो प्रोजेक्ट है जीपीएस के समकक्ष, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां आई एटॉमिक क्लॉक में। उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। अभी केरल में अजीत डोभाल को जाना पड़ा था, वहां पर भी एक घटना हुई थी, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां सामने निकल कर नहीं आई हैं। तो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। देखिए टेक्निकल फेलियर कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक साथ कई जगह हों
तो सवाल उठता है कि क्या ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस एक साथ हो रहे हैं। तो जो भी है, अब इसमें तो एजेंसियां ही बता पाएंगी, लेकिन फिलहाल जो अभी, क्योंकि खबर भी बहुत नहीं है, धीरे धीरे डेवलप होगी, यहां से बहुत सारी खबरें निकल कर आएंगी कि भैया जीपीएस स्पूफिंग में कौन था, क्या हुआ, और शायद कई बार निकल कर भी ना आए। एजेंसीज उन्हें अपने स्तर तक ही रिजॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि एक पैनिक भी क्रिएट हो सकता है, और शायद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में रिवील ना की जाए, वो भी संभव है। खैर, अब इसके बाद बात उस सवाल की जिसने मार्को रूबियो को परेशान कर दिया, ऑफ गार्ड पकड़ लिया। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर उसके आजादी का, या कहें अमेरिका के जन्म का 250वां वर्ष मनाया जा रहा था, और वहां पे बड़ा जलसा वलसा हुआ। एक उन्होंने बाकायदा अपने यहाँ एम्बेसी में एक विंग की उद्घाटन की, सब कुछ किया, और शाम को वहां पे एक प्रोग्राम था और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें जयशंकर भी थे, उसमें मार्को रूबियो भी थे, और वहां सवाल पूछे जा रहे थे। तो वहां पर सिद्धांत सिब्बल नाम के एक पत्रकार हैं जो वियन न्यूज से हैं, उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, और जैसे ही वो सवाल पूछा उसके बाद मार्को रूबियो ऑफ गार्ड पकड़े गए, और जो उन्होंने जवाब दिया उससे ये लोगों ने निष्कर्ष निकालने लगा कि मार्को रूबियो फंस गए हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली, शायद भारत को कहना चाहो या नहीं भी कहना चाहो, कम से कम ट्रंप को उन्होंने इनडायरेक्टली स्टूपिड कह दिया है। हुआ क्या? दरअसल सिद्धांत सिब्बल के द्वारा एक सवाल पूछा गया। उन्होंने पूछा कि भैया बहुत सारा रेसिज्म और कास्टिज्म, एक तरीके से रेसिज्म है और रेसिस्ट कमेंट अमेरिका की तरफ से बहुत आते हैं भारतीयों के लिए, आपका क्या कमेंट है? जो खासकर जो मागा क्राउड है, जो अमेरिका ग्रेट अगेन की जो बात करता है, जो व्हाइट सुप्रीमेसी, क्रिश्चियन सुप्रीमेसी की बात करता है, उसकी तरफ से बहुत ज्यादा गंध भारतीयों के खिलाफ, और खासकर जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनके खिलाफ हमें हर जगह दिखाई देता है। सोशल मीडिया से लेकर फिजिकली ऑन ग्राउंड तक वो दिखाई दे रहा है। तो उसमें मार्को रूबियो कहते हैं कि भैया हर कंट्री में स्टूपिड लोग होते हैं, और आई एम श्योर देयर आर स्टूपिड पीपल हियर, यहां पे ही कुछ बेवकूफ लोग होंगे। उन्होंने कहा अमेरिका में भी कुछ लोग बेवकूफ हैं, डम कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन अमेरिका बहुत अच्छा देश है, वो बहुत वेलकम करता है बाहर से आने वालों के लिए। अमेरिका बना भी बाहर से आने वालों का है। अमेरिका की इंडिजिनियस पॉपुलेशन तो खत्म ही हो गई, कुछ भी नहीं है वहां पर, सब विदेशी हैं। तो और भैया हमारा देश तो बड़ा अच्छा है, अमेरिकन असिमिलेट करते हैं, सबको अपने साथ मिलाते हैं, और बहुत कुछ, मतलब जो एक रेटोरिक है उसी को लेकर वो बात करते हैं। और बाकायदा ये ट्वीट, यही जो सवाल है, जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल फिर उसका जो जवाब दिया मार्को रूबियो ने, वही सब कुछ ऐसा का ऐसा ही जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने वो उसको ट्वीट भी किया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से ट्वीट डिलीट हो जाता है। ट्वीट क्यों डिलीट होता है? क्योंकि अचानक से लोग सवाल पूछने लगते हैं कि मार्को रूबियो ये कह रहा है कि भैया स्टूपिड लोग तो हर जगह होते हैं, वो कुछ भी कह दें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो ये भूल गए कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा था, यानी नर्क का गड्ढा। उनके कोई साथी थे, रेडियो चलाते हैं, उन्होंने कोई बात कही, उसको इन्होंने एंडोर्स किया था। और जब ये बात पता लगती है और ये बात फैलने लगती है और लोग इसके ऊपर ट्वीट करने लगते हैं कि माय मिस्टेक, आई कॉल्ड यू स्टूपिड, प्लीज पार्डन मी, जब इसके ऊपर मीम बनने लगते हैं, लोग सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पूछा था मार्को रूबियो ने कि भैया एक इंसिडेंट बताओ कहां हुआ। अब वो पत्रकार की सज्जनता थी, वो नहीं चाहते थे कोई डिप्लोमेटिक इशू हो या असहज हो जाए एक व्यक्ति, तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको पता है, आपको भी पता है, सबको उन्होंने इस तरीके से उस चीज को टाल दिया। लेकिन जब ये बात स्पाइरल आउट होने लगी, बात फैलने लगी कि भैया तुम्हारे राष्ट्रपति ने खुद भारत के लिए कहा है, तो ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो ये दर्शा रहा है कि भैया किस तरीके से जो मार्को रूबियो वो असहज हो गए। आज जब वो आगरा या जयपुर में है, वहां पर भी एक अमेरिकन पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि उस पत्रकार ने कौन सी, मतलब सिद्धांत सिब्बल के लिए कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि पत्रकार ने कौन सी इंसिडेंट्स के लिए बात कही है। तो वो अमेरिकन पत्रकार खुद कहता है भैया हमारे राष्ट्रपति ने कहा है भारत को हेल होल। तो फिर वही इधर उधर की बातें, हम बहुत अच्छे हैं, ग्रेट हैं, ये है वो है, वो जो जलेबी तली जाती है मार्को रूबियो को। लेकिन ये पता लग गया, और स्टेट डिपार्टमेंट को ये पता लग गया कि गड़बड़ हो गई है, और जिस हिसाब से ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं सिद्धांत सिब्बल को, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, किसी ना किसी सिद्धांत सिब्बल को कहीं से ठीक ठाक जगह से ये कहा गया कि ये सवाल पूछिए। क्योंकि मार्को रूबियो जिस दिन से भारत आए हैं, उन्हें एक कोल्ड शोल्डर भारत की तरफ से दिया जा रहा है। क्योंकि भैया जब तुम्हारा हाथ ऊपर था,
जब तुम्हें लग रहा था कि भैया ईरान और वेनेजुएला के माध्यम से हम चाइना की गर्दन मरोड़ देंगे, तो तुम भारत को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, टैरिफ भी लगा रहे थे, हेल होल भी बता रहे थे, तुमने ये तक कह दिया हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म कर देंगे। तब तो तुम 7वें आसमान पर थे। अब ट्रंप वहां दौरा करके आया है, चाइना ने भाव नहीं दिया, तो अब तुम्हें समझ आ गया औकात, या कम से कम जितना अपर हैंड पहले था अब उतना नहीं है। तो अब तुम धीरे 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 सहलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भारत भी उस चीज को समझ रहा है, इसलिए जब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में वो लैंड करते हैं तो अवध सिंगल प्रोटोकॉल ऑफिसर है उन्हें भेजा जाता है, किसी बड़े अधिकारी को नहीं भेजा जाता। जब दिल्ली में आते हैं तो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है नागराज नायडू, उन्हें भेजा जाता है। पाकिस्तान में इस चीज के ऊपर हल्ला हो जाता है, अरे हमारे यहाँ रूबियो आता तो आसिम मुनीर फैल जाता, उसका साला है मोहसिन नकवी, वो फैल जाता, और वहां भारत ने कोई हिसाब नहीं दिया, उन्हें औकात नहीं, मतलब एक तरीके से कोई औकात तो नहीं, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भाव नहीं थी उस तरीके से। जिस जो पाकिस्तान में तो भैया वो राजा है ना, मालिक है, मालिक के घर से आया है, पापा के घर से चाचा जी आए हैं, वो स्थिति है। और भारत में है, हाँ ठीक है आप आए हो, बातचीत करते हैं। तो इसीलिए भारत पहले दिन से वो कोल्ड शोल्डर दे रहा है, वो मैसेजिंग है। वैसे एक चीज और नोटिस की मैंने, अब पता नहीं कितने लोगों ने की नहीं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं 24 तारीख को कि 2 यंग किड्स केम टू सेवा तीर्थ यस्टरडे, कल 2 बच्चे आए सेवा तीर्थ में और मेरे से मुलाकात की, यानी मेरे आवास पर। वो 2 बच्चे जो एविएशन मिनिस्टर है उनके बच्चे थे, उनके साथ उन्होंने फोटो वोटो डाली 24 में है, लेकिन मुलाकात 23 में हुई थी। ठीक, 23 में सर्जियो गौर और मार्को रूबियो भी पहुंचे थे। तो अगर मैसेज कोई देना चाहे तो मैसेज देने के कई तरीके हैं। तो उन्होंने कहा 2 यंग किड्स केम टू सेवा तीर्थ। अब ये मैसेज था नहीं था, ये मैं आप सब पे छोड़ता हूं, आपको कैसा लगता है। लेकिन फिर से वही, जब हाई प्रोफाइल विजिट चल रही हो, इस तरीके से आप ट्वीट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपने हिसाब से इन चीजों को जोड़कर थोड़ा देखने लगते हैं। तो भारत ये बता रहा है कि भैया आपको भी हमारी जरूरत है, हमें भी आपकी जरूरत है, तो बराबर पे बैठ के बात करिए। ये मत सोचिए कि हम किसी तरीके से आपको डोमिनेट कर लेंगे। अगर हमें जरूरत है कि भैया टेक्नोलॉजी की, डिफेंस की, तो आपको भी मार्केट की जरूरत है, आपको भी ज्योग्राफी की जरूरत है, आपके भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो भारत सिद्ध कर सकता है। तो हर समय वो गुड कॉप बैड कॉप खेलने का प्रयास ना करें। उसी तरीके से जब जयशंकर भी वहां मौजूद होते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो एक चीज स्पष्ट करते हैं अपनी मास्टर क्लास के अंदर कि भैया ऐसा है, यूएस के लिए यूएस फर्स्ट है, ठीक, भारत के लिए भारत फर्स्ट है। तो भारत अपनी एनर्जी कहां से खरीदेगा, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करेगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, ये भारत तय करेगा। ये अमेरिका नहीं तय, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा अमेरिका नहीं तय कर सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो भारत तय करेगा। अगर भारत तय करेगा तो मतलब कोई और तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत उस जगह खड़ा है जहां वो रशिया से भी बात कर सकता है, अमेरिका से भी बात कर सकता है, ईरान और इजराइल दोनों से बात कर सकता है। तो भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो भारत के हित है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। अब उस हिसाब से आप आइए, टेबल पे बैठिए और बात कीजिए। अमेरिका को फिलहाल जिस तरह की ट्रेड डील की जरूरत है, भारत का एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकली भी, मार्केट के हिसाब से भी है, हर तरीके से। भविष्य में अमेरिका चाइना के खिलाफ से लेकर मिडिल ईस्ट तक जिस तरीके से भारत को देखता है, क्योंकि वो ये सोचता था कि भैया मिलिट्री डोमिनेंस के माध्यम से, डॉलर के माध्यम से, या प्रेशर और कोई तरीके से टैरिफ से लगाकर हम कुछ कर लेंगे, तो वो तो नहीं हुआ, या उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, भारत को कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा सा उसको झटके लगे हैं, लेकिन संभल गया। वो स्थिति नहीं है जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले हो सकती थी। अब वो शॉक को एब्जॉर्ब करने में भारत सक्षम है, और इसलिए भारत ये कह रहा है कि भैया सही दिशा है कि अपने हिसाब से चीजें होंगी। हाँ, कोई जब बैठ के बात करेंगे तो कुछ प्रो को होगा, कुछ तुम देना, कुछ हम देंगे, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढेंगे, लेकिन उसके लिए बराबर के तौर पर बैठना होगा। ये नहीं होगा कि भैया कि जो तुम कहोगे वो वही सब होगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद इसलिए थोड़ा सा उन चीजों को हल्का करने का प्रयास किया गया। अब भारत ने यहां मैसेजिंग दी, तो एक मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से भी आई। दरअसल जो ट्रंप है, जब वो चुनाव में लड़ने आए तो उन्होंने एक बात कही कि अमेरिका की जो जॉब्स हैं वो अमेरिकन को मिलेंगी। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जितने भी H1B वीजा वाले आते हैं उन सबको मैं बाहर करूंगा।
तो जैसे ही मार्को रूबियो भारत आते हैं तो एक हल्ला मच जाता है अमेरिका के अंदर कि भैया जिन लोगों को तुम निकालने की बात कर रहे थे, जिन भारतीयों ने हमारी जॉब खाई है, उन्हीं से तुम मिलने चले गए, उन्हीं से तुम ट्रेड की बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो अमेरिका की तरफ से कल एक बात आती है कि भैया जितने भी H1B वीजा वाले जिनका रिन्यूअल होना है, अब रिन्यूअल नहीं होगा, वापस जाइए, दोबारा से अप्लाई कीजिए, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा संभावनाएं अब बहुत कम है। लगभग 60, 70, 80 हजार के लगभग वहां जॉब्स ऑलरेडी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी उन लोगों को फायर कर चुकी हैं, जिसमें से लगभग 15 से 17 हजार भारतीय है। तो वहां से एक मैसेज दिया गया कि जो भैया तुम्हारे H1B वीजा है ना वो हम कैंसिल कर, वो प्रेशर भारत के ऊपर भी बनाने का प्रयास किया गया। तो दोनों तरफ से ये चीजें चल रही है, गुड कॉप बैड कॉप की। इसलिए कह रहा हूं कि इस विजिट को कंक्लूड होने दीजिए, उसके बाद क्या निकल के आता है तब चीजें समझ आएंगी, क्योंकि अभी दोनों तरफ से जो देश हैं वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। उसके बाद उसी दिन शाम को जब ये कार्यक्रम हो रहा होता है एम्बेसी के अंदर, तो एक पूरा का पूरा एक कार्यक्रम स्टेज किया जाता है। ऐसा लगता है कि सर्जियो गौर जो भारत में एम्बेसडर हैं कि भैया अचानक से उन्हें ट्रंप का फोन आ गया और फिर वो ट्रंप बातचीत करते हैं फोन पे पब्लिक से। क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। To be representative of our country, Sergio, but I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State? Well, Marco's the greatest. I tell you, he's going. तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की किसी फोन कॉल की किसी बात की कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान में तो अब तक वही ढोल वोल बज गए होते और भैया बस इस्लामाबाद सजा दिया होता, वो सब चीजें। लेकिन भारत समझता है कि बात में कितनी वैल्यू है और बात करने वाले में कितनी वैल्यू है और बात की कितनी वैल्यू है, सब चीजें वो समझता है। क्या कहा ट्रंप ने? ट्रंप कह रहा है कि भैया मैं मोदी का बड़ा फैन हूं और भैया ऐसा है कि इंडिया 100% मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकता, 0.5%, 0.001% नहीं करता भैया भारत तुम्हारे ऊपर। तुम ट्रांजैक्शनल आदमी हो, भारत भी अब ट्रांजैक्शनल है। दोस्ती वोस्ती गई साइड में, सिर्फ ट्रांजैक्शन पे बात होगी। तुम मुझे क्या दोगे उसके एवज में बात करो कि मुझसे क्या लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या कहा कि कोई भी जरूरत हो जब चाहे मुझे फोन कर लीजिए। तो भैया क्यों करें जरूरत? तुम तो भारत के प्लेन गिरवा रहे हो, भारत की बेइज्जती कर रहे हो, भारत के लिए असहज स्थिति क्रिएट कर रहे हो। तुम तो ये तक कह चुके भारत के प्रधानमंत्री की हम राजनीति खत्म कर देंगे। तो क्या लोकस टेंडाई है तुम्हारी भारत में? क्योंकि अब तुम्हें क्वाड में जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना ने तुम्हें दरवाजा बंद करके लात मार के बाहर निकाल दिया। क्योंकि तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए कि भारत $20 बिलियन इन्वेस्ट करे, $500 बिलियन का तुम्हारे साथ व्यापार करे, क्योंकि तुम्हें जरूरत है, क्योंकि तुम ईरान में फंस गए हो और भारत किसी तरीके से तुम्हारी मदद कर दे, क्योंकि तुम अब ये समझ रहे हो कि जो पाकिस्तान है वो उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है, जितना निचोड़ सकते थे निचोड़ लिया। अब कहीं ये चाइना के साथ ना चले जाए तो भारत के साथ गलबैया बनानी है, क्योंकि तुम्हें आईमैक चाहिए, उसमें भारत एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अब तुम्हें भारत चाहिए, क्योंकि भारत एफसीआरए के लाइसेंस कैंसिल कर रहा है और तुम्हारी क्रिश्चियन मिशनरीज और ये सब जो तंत्र ये भारत में चलता है और जो तुम्हारा इंटेंट है भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक अलग देश बनाने का, उसको झटका दे रहा है। तो तुम्हें भारत बड़ा अच्छा लगता है। 100% चीजें चाहिए, मतलब 100% हेल्प करोगे। भारत की मांगी हुई एक चीज पूरी नहीं कर सकते तुम। और सबसे बड़ी चीज तुम्हें चाहिए भारत के साथ ट्रेड डील, क्योंकि तुम्हारा मिट्टा मारा है। तो भारत ने स्पष्ट कर दिया इस यात्रा से कि भारत क्या चाहता है, क्या इंटेंट है, किस तरीके से भारत के साथ आप बात करेंगे तो बात होगी, तो चीजें आगे बढ़ेंगी। अमेरिका पहले दिन से स्वार्थी है और स्वार्थी रहेगा और उसी तरीके से व्यवहार करेगा, उसी तरह का मैकेनिज्म है वहां पर। बहुत भारत ने प्रयास किया 2005 से किस तरीके से भारत के अमेरिका के संबंध बेहतर हो सके। एक व्यक्ति और उसके आते ही सब डिस्टर्ब हो गया।
खैर जो भी डेवलपमेंट होगा इन चीजों में वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए और चैनल के मेंबर बन के भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अपने साथियों से, अपने फैमिली मेंबर से, दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल की आवाज पहुंच सके। साहब, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, हमारी रीच बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए। आपको कोई चीज गलत लगती है चैनल के बारे में, कोई विषय, कोई एनालिसिस आपको लगता है, कोई फैक्ट आपको लगता है कि उसमें संशोधन होना चाहिए, निश्चित तौर पर उसे बताएं, उसमें हम सुधार करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत।